हाय गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट। बेटा आज के हम इस लेक्चर में बात कर रहे हैं क्लास 12 हिंदी मीडियम बायोलॉजी के अगले टॉपिक दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि की। नॉर्मली हम लोग बात करें तो ये ग्लैंड जो है मटर के दाने के आकार की होती है, ठीक है, और पिंक कलर की होती है, गुलाबी रंग की होती है, ओके। और एक वृंत के द्वारा इन्फंडिबुलम, वृंत को आप लोग क्या बोलते हैं, इन्फंडिबुलम बोलते हो, हाइपोथैलेमस से जुड़ी रहती है। अब देखो अपर पार्ट में हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस क्या है, ब्रेन के फोर ब्रेन के अंदर है, प्रमस्तिष्क के अंदर है, डायएन्सेफेलॉन में होती है। और ये जो हाइपोथैलेमस का एरिया है, इससे जो ये वृंत है, ये वृंत ये रहा, ठीक है, स्टॉक, इस स्टॉक को आप लोग क्या बोलते हैं, इन्फंडिबुलम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हो आप लोग, इन्फंडिबुलम, ओके। अब पीयूष ग्रंथि जो कपाल की सिम्फॉइड, याद रखिएगा कौन सी अस्थि से, सिफ्नॉइड अस्थि से एक पिछले गर्त सेला टर्सिका में स्थित होती है, ठीक है ना। यानी इसकी जो सिचुएटेड, ये सिचुएटेड किसमें, सेला टर्सिका में है, ठीक है ना। मनुष्य में इसका व्यास यानी कि इसका जो डायमीटर वो लगभग 1.3 सेंटीमीटर और वजन लगभग 0.5 ग्राम होता है, ठीक है ना, 0.5 ग्राम, लगभग 1 ग्राम भी पूरा नहीं होता है, ठीक है, क्लियर है ना। स्त्रियों में अपेक्षाकृत बड़े आकार की होती है, क्यों होती है, क्योंकि बेटा फीमेल के अंदर जो आप लोगों का ये आप लोगों के ग्लैंड के इसके हार्मोन्स है वो बहुत रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है ना, ओके। इसका जो उद्गम है यानी कि जो इसका सोर्स है वो भ्रूण की एक्टोडर्म, कॉन्सिलियस एक्टोडर्म के द्वारा होते हैं। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्या क्यों कहते हो मास्टर ग्लैंड, क्योंकि बेटा नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो ये ग्लैंड क्या करती है, सारी ग्लैंड्स के ऊपर अपना कंट्रोल रखती है, ठीक है। हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के इन्फ्लेंडिबुलम के द्वारा जुड़ी रहती है। अब इसमें दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, आप लोगों का एडिनो हाइपोथाइसिस अग्रपाली और न्यूरो हाइपोथाइसिस पश्चपाली। ये है आपका एडिनो हाइपोफाइसिस और ये क्या है, न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। अब अग्रपाली के अंदर वही है, पार्स ट्यूबुलरिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टेलिस, ठीक है ना। सेम ऐसा ही इसमें है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है, पार्स नर्वोसा, ठीक है, ये होता है पार्स इमिनेंस, ठीक है ना, और ये क्या कहलाता है, पार्स वृंत, ठीक है ना, ओके, पीयूष वृंत कहलाता है ऊपर वाला, ओके। अब देखिएगा आगे इसकी संरचना और कार्य की बात करें तो नॉर्मली इसके अंदर दो पालियों से बनी हुई होती है, यानी कि अग्रपाली एंटीरियर लोब, जिसे आप लोग एडिनो हाइपोथाइसिस बोलते हो। इसका विकास भ्रूण के ग्रसनीय क्षेत्र यानी कि फेरेंगल एक्टोडर्म के वायुवृद्धि के रूप में। अब जो भ्रूण के अंदर जो फेरेंगल एक्टोडर्म है बाहर की तरफ जब वो गति करता है, वृद्धि करता है, तो उससे बन जाता है, और ये पूरी पिट्यूटरी का 75% पार्ट बनाती है, ठीक है ना, ओके। ये ग्रंथिल एपिथेलियम कोशिकाओं का बना होता है। एडिनो हाइपोथाइसिस के 3 भाग होते हैं, पार्स ट्यूबुलरिस, यह व्रंत स्टॉक के चारों ओर कॉलर के रूप में होता है, मनुष्य में अस्पष्ट होता है, ओके, क्लियर है। लेकिन इसके द्वारा किसी भी हार्मोन को स्त्रावित नहीं किया जाता, याद रखिएगा। ट्यूबुलरिस जो है वो उससे द्वारा कोई भी हार्मोन नहीं निकलता। पार्स इंटरमीडिया की बात करें बेटा, ये चीज़ याद रखने की है, ये ग्रंथि की दोनों पालियों के बीचों बीच, अच्छा, ये जो ग्लैंड है इंटरमीडिया, देखो ये रही, ये ग्लैंड है, इस ग्लैंड के दोनों के बीचों बीच यहाँ पर सिचुएटेड है, ठीक है। ये ग्लैंड्स जो इन दोनों के बीचों बीच यहाँ पर सिचुएटेड होती है, आई बात समझ में। इसे आप लोग क्या बोलते हैं, पार्स इंटरमीडिया, ठीक है, क्लियर है। अब उन दोनों के बीचों बीच स्थित है। अब इसके द्वारा केवल एक ही हार्मोन निकलता है और यह वाहिनी रहित क्षेत्र है, यानी कि इसके अंदर कोई भी ट्यूब नहीं होती है, ओके, क्लियर है, ओके। अब वो हार्मोन कौन सा निकलता है, हार्मोन कौन सा निकलता है, कौन सा हार्मोन निकलता है बेटा, क्लियर है। आप लोगों के ग्रोथ हार्मोन जनरली इसी एरिया से निकलते हैं, ठीक है ना, ओके। अगला है पार्स डिस्टेलिस, ये एडिनो हाइपोथाइसिस का सबसे बड़ा भाग है, नीचे वाला भाग है, और इस एरिया से लगभग 6 टाइप के हार्मोन निकलते हैं। देयर आर 6 हार्मोन हैज बीन डिस्पोज फ्रॉम हियर, ठीक है ना, ओके, डिस्पैच फ्रॉम हियर। अगला है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर हम लोग बात करें तो वही है, उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, मैंने बता दिया आप लोगों को, न्यूरो हाइपोथाइसिस, ठीक है। पश्चपाली, इसका विकास हाइपोथैलेमस के इन्फंडिबुलम से होता है, किससे होता है, इन्फंडिबुलम से होता है, ठीक है ना, और यह पिट्यूटरी ग्लैंड का 1/4 भाग बनाता है, क्लियर है। पीयूष ग्रंथि का पश्च भाग है जो सफेद और उभरा हुआ होता है, ठीक है, बैक वाला पार्ट है और जो कि सफेद और उभरा हुआ होता है, ओके। न्यूरो हाइपोफाइसिस के कितने भाग है बेटा, 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, पार्स नर्वोसा, ये न्यूरो हाइपोफाइसिस के हार्मोन्स का संग्रह करता है, वृंत के छोर पर स्थित एक बड़ा एवं फूला हुआ भाग है, ठीक है ना, ओके। अगला है मध्य इमिनेंस, यह हाइपोथैलेमस के तल पर स्थित होता है। पीयूष वृंत, यह मध्य उबार के नीचे की ओर बढ़ा हुआ भाग है, ठीक है ना, ठीक है। अब एडिनो हाइपोफाइसिस से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, उनके कार्य क्या क्या हैं, ठीक है ना। सबसे पहला है सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, जिसे आप लोग STH बोलते हो, ग्रोथ हार्मोन, ये GH बोलते हो, ठीक है ना, ओके।
ये वृद्धि का प्रेरक है, यानी कि वृद्धि को बहुत ज़्यादा वो करता है। शरीर की अस्थियों पेशियों के विकास और संयोजी ऊतक की वृद्धि के लिए कार्य है बेटा इसका इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, कोश को करता है और कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। शरीर में लंबी अस्थियों पर इसका प्रभाव अधिक होता है, ऊतकों के क्षय को रोकता है, वसा के विघटन एवं उपयोग को प्रेरित करता है। दूसरा, दुग्ध उत्पादन को प्रेरित करता है, ठीक है ना। यूरिया और मूत्र के निष्कासन में वृद्धि करता है। यकृत एवं अमीनो अम्लों में से ग्लूकोज का संश्लेषण ग्लूकोनियोजेनेसिस एवं ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के संश्लेषण ग्लाइकोजेनेसिस को बढ़ाता है, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो इन चीज़ों को ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्लियर है? अगला है वृद्धि हार्मोन के अल्प स्त्राव एवं अति स्त्राव से होने वाले रोग। अब अल्प स्त्राव यानी कि कमी से कौन सा रोग होता है? पहला होता है ड्रॉफिज्म, बौनापन, ठीक है। ये वृद्धि हार्मोन के अल्प स्त्राव से व्यक्ति बौना हो जाता है। ऐसे व्यक्ति प्राय नपुंसक, याद रखिएगा, बांझ होते हैं, जो मिजेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मिजेट्स कहलाते हैं। ये व्यक्ति जो है बुद्धि के विकास में सामान्य होते हैं। वयस्कों में इसके कारण दुर्बलता एवं जनन क्षमता में भारी कमी आ जाती है और बौनेपन को एटिलियोसिस बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, अगला है महाकायता, जिंजियांटिज्म, जिंजियांटी रोग, ठीक है। वृद्धि हार्मोन के बाल्यकाल में अतिस्राव कारण मनुष्य अधिक लंबा 7 या 8 फुट का होता है। हाथ पैर की अस्थियां बहुत लंबी रहती है। अतिकायता, एक्रोमेगली, वयस्क अवस्था में अति स्त्रवण से। अब वयस्क अवस्था का जो अति स्त्रवण है उससे जबड़ों की हड्डियां लंबी, ठीक है, गालों की अस्थियां उभरी हुई होती हैं और हड्डियां लंबाई की तुलना में अधिक चौड़ी होती हैं, जिससे व्यक्ति के शरीर की वृद्धि अनुपातहीन एवं शरीर बेडौल एवं कुरूप हो जाता है और यह रोग अतिकायता कहलाता है। क्या कहलाता है? अतिकायता कहलाता है। कभी कभी कशेरुक तंड, अब इसमें देखो रीढ़ की हड्डी झुक जाती है और इसलिए इसके कारण क्या होता है? कुबड़ापन यानी कि काइफोसिस हो जाता है, ठीक है ना। कुबड़ेपन को आप लोग क्या बोलते हो? काइफोसिस, ठीक है। अगला है सिमंड रोग। सिमंड ये क्या कर रहा है? जब एक बार ग्रोथ पूरी हो गई तो वृद्धि हार्मोन अल्प स्त्राव तो मनुष्य के ऊतक नष्ट होने लगता है और मनुष्य समय से पहले वृद्ध और अधिक कमजोर होने लगता है, ठीक है ना। ठीक है, ग्रोथ हो गई, अब ये हार्मोन जो है ये नहीं बन रहा और नहीं बनने के बाद क्या है कि मानव जो है वो टाइम से पहले क्या हो रहा है बेटा? एकदम टाइम से पहले क्या हो रहा है? बूढ़ा होने जाता है, ठीक है ना। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, पहला ये सोमेटिक हार्मोन, इससे रोग हो जाता है। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, अब गोनेडोट्रोपिक हार्मोन क्या होता है? नर और मादा में GTH है। नर एवं मादा में क्रमशः वृषण और अंडाशय को उत्तेजित करते हैं और नर में जनन अंगों की परिपक्वता तथा क्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी है। यह हार्मोन गुप्तांगों, जनन ग्रंथियों एवं अन्य सहायक ग्रंथियों की सक्रियता में भी उपयोगी है। अब इसमें कौन कौन से होते हैं? पहला है FSH, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये स्त्रियों में अंडाशय पुट्टिकाओं की वृद्धि और उनके परिपक्वन तथा मादा हार्मोन एस्ट्रोजन के स्त्राव को उत्तेजित करता है। पुरुषों में शुक्रजनन नलिकाओं, ठीक है, की वृद्धि एवं शुक्राणुओं के निर्माण को प्रेरित करता है, ठीक है ना। क्लियर है? और युग्मकों के निर्माण उनके विकास में प्रमुख भूमिका होने के कारण इस हार्मोन को आप लोग गैमेटोकाइनेटिक कारक कहा जाता है, ठीक है ना। अगला है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यह अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन है, ठीक है, LH, ओके। इसको आप लोग ICS जो बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोलते हो। यह पुरुषों के वृषण में अंतराली कोशिका या लीडिंग सेल्स को प्रेरित करता है और एंड्रोजन या नर हार्मोन का स्त्राव को प्रेरित करता है, ठीक है ना। स्त्रियों में ग्राफिन पुट्टिका के परिपक्वन अंडोत्सर्ग और कार्पस ल्यूटियम के विकास को प्रेरित करता है, ठीक है ना। मादा में इससे क्या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को भी स्त्रावित किया जाता है, ठीक है। अगला है TSH, थायराइड। ये क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। ये हार्मोन कैसा है? ग्लाइकोप्रोटीन है और थायराइड ग्रंथि के वृद्धि और नियमन का कार्य करता है। इससे हाइपोथैलेमस थायरोट्रोपिन मुक्ति हार्मोन प्रेरित होता है। एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, ये अधिवृक्क कॉर्टेक्स भाग की वृद्धि और उससे निकलने वाले हार्मोन पर नियंत्रण करता है। पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से कॉर्टिकोट्रॉफ कोशिकाओं से इसका स्त्राव होता है। इसका स्त्राव हाइपोथैलेमस के कॉर्टिकोट्रोपिन मोचक हार्मोन के द्वारा प्रेरित होता है, ठीक है ना। अगला है लैक्टोजेनिक ट्रॉपिक तथा प्रोलैक्टिन, ओके। अब ये LTH हार्मोन क्या है? नॉर्मली मेमोट्रॉपिक हार्मोन जो कहते हैं, ये नॉर्मली क्या है कि पीयूष ग्रंथि जो है इलेक्ट्रोग्राफ कोशिकाओं के द्वारा होता है। ये गर्भावस्था में स्तनों की वृद्धि करता है। शिशु के जन्म के बाद दूध के स्त्राव को प्रेरित करता है। इसे दुग्धजनक हार्मोन भी कहते हैं। कौन सा हार्मोन कहते हैं बेटा? दुग्धजनक हार्मोन कहते हैं, ठीक है। अगला है मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन MSH, ठीक है। ये इसे आप लोग इंटरमीडियन भी बोलते हो। क्या बोलते हैं? इंटरमीडियन। और ये क्या करता है? पार्स इंटरमीडिया के द्वारा, इन पार्स इंटरमीडिया से एक ही हार्मोन निकलता है जिसे आप लोग MSH बोलते हो, ठीक है। और ये त्वचा की रंगा कोशिकाओं और मेलानिन कणों को फैलाकर रंगा कोशिकाओं को गहरा करता है और त्वचा पर तिल बनने, चकत्ते बनने को प्रेरित करता है, ठीक है। क्लियर है?
अगला आता है न्यूरो एपोफाइसिस। इसका स्त्राव बेटा नॉर्मली न्यूरो एपोफाइसिस से एक निकलता है वैसोप्रेसिन, जैसे आप लोग एडीएच बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। यह किडनी की नलिकाओं में पुनः अवशोषण की क्रिया को फैलाता है, ठीक है, इसलिए इसे मूत्र विरोधी हार्मोन भी बोलते हो। इसकी कमी से मूत्र के साथ जल की अधिक मात्रा रहने के कारण मूत्र पतला एवं उधर गाढ़ा हो जाता है। इसको मूत्रलता की डायूरेसिस भी कहते हैं, ठीक है ना। इसके कारण व्यक्ति के मूत्र की अधिक मात्रा का उत्सर्जन करता है, जिसे आप लोग डायबिटीज इंसिपिडेंस डिजीज भी बोलते हो। हार्मोन में रक्तदाब को बढ़ाता है और वैसोप्रेसिन के कारण दाब हाइपोथैलेमस के परासरण नियंत्रण के केंद्र के द्वारा होता है, ठीक है। अगला है लास्ट ऑक्सीटोसिन या पीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है बेटा, देखिएगा। नॉर्मली ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा है, गर्भाशय की दीवार को की अनैच्छिक पेशियों को संकोचन को प्रेरित करता है, जिसे प्रसव के समय प्रसव पीड़ा उत्पन्न कर शिशु जन्म में सहायक होता है, ठीक है ना। प्रसव के पश्चात गर्भाशय की दीवार को पुनः सामान्य बनाने के लिए सहायक है और हार्मोन के प्रसव के लिए स्त्रियों में स्तन ग्रंथियों के द्वारा दुग्ध निष्कासन की क्रिया को भी प्रेरित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी थायराइड ग्रंथि, आवर्त ग्रंथि। हम लोग बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेंगे, ठीक है।